भाषा के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट है। आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? यदि हमने किसको पूछा कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, लोग बोलेंगे इंग्लिश है। बिल्कुल सही है। 600-700 साल के पहले इंग्लिश यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। सुनिए, 600-700 साल पहले अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। प्राचीन काल से 8वीं-9वीं शताब्दी तक इस विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? ऐसा सवाल यदि मैं आपको पूछता हूं, आपका उत्तर क्या होगा? पाली भाषा। ये बराबर सही है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा पाली भाषा थी। पाली भाषा का अध्ययन पूरे विश्व में किया जाता था। इसके कई सबूत हैं। पाली भाषा का जो साहित्य त्रिपिटक जो है, इसका अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया। पाली भाषा लोगों को पता भी नहीं थी। बुद्ध का नाम भी भारत देश के लोगों को बुद्ध का नाम पता नहीं था। ऐसे वक्त जर्मनी के विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, इन लोगों ने पाली भाषा के संदर्भ में संशोधन शुरू किया। जर्मनी और अंग्रेज लोगों ने क्यों संशोधन चालू किया पाली भाषा के संदर्भ में? क्योंकि पाली भाषा में ज्ञान का भंडार था। यह बात उनको पता चली और इसलिए हम देखते हैं कि 1881 एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापन हुई। कहां? भारत में नहीं, इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थापन हुई और उस संस्था का नाम क्या था? उस संस्था का नाम था पाली टेक्स्ट सोसाइटी। 1881 में यह स्थापन हुई और इसकी स्थापना किसने की? थॉमस विलियम रिस डेविड्स। इन्होंने यह संस्था स्थापन किया और इस संस्था के द्वारा पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना और उसके उस संदर्भ में किताबें लिखना, यह काम इन्होंने चालू किया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पाली भाषा का जो ये इतिहास हमें पता होना आवश्यक है कि पाली भाषा और संस्कृत भाषा, इसके संदर्भ में हम जब विचार करते तब पता चलता है कि संस्कृत भाषा को उसकी लिपि नहीं है। संस्कृत भाषा को खुद की लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। आप किसी भी संस्कृत के विद्वान को पूछिए उनको कि आपकी संस्कृत की कौन सी स्क्रिप्ट है? संस्कृत को स्क्रिप्ट नहीं है। ख्याल में रखिए। और ये देश की प्राचीन स्क्रिप्ट कौन सी है? ये देश की प्राचीन स्क्रिप्ट ब्रह्मलिपि जो कहते हैं वो ब्रह्मलिपि नहीं है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं। अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे उसमें लिखा हुआ है। जूनागढ़ का जो शिलालेख है उस शिलालेख में धम्मलिपि
धम्मलिपि। और इस संदर्भ में आर.डी. भंडारकर जो खुद को बड़े इतिहासकार मानते हैं, उन्होंने 1932 को दी अशोका नाम का जो किताब लिखा, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, उस किताब में भी उन्होंने लिखा कि ये धम्मलिपि है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। जानबूझकर ब्राह्मी लिपि, ब्रह्म ब्रह्मा ये समान अर्थ बताए गए, और ब्राह्मी लिपि नहीं है, वो धम्मलिपि है। ये कौन बताते? इसके सबूत जो है वो सम्राट अशोक के शिलालेख है, वो शिलालेख के बताते हैं कि ये धम्मलिपि है। और इसलिए पाली को अपनी स्क्रिप्ट, आपको पता होगा कि पाली भाषा जो त्रिपिटक साहित्य है, बुद्ध के काल से ईसा के पहली शताब्दी तक ये कैसे थे? मुखोद्गत थे, यानी इसका ये नहीं हुआ तो उसको लिपिबद्ध नहीं हुए थे, कंठस्थ होते थे। तो अशोक के काल में शिलालेख लिखे गए, ख्याल में रखिए, अशोक के काल में शिलालेख लिखे गए, और अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों सिलोन में गए, और सिलोन में जाकर और अपने साथ उन्होंने बौद्ध भिक्खु लेके, जिनको पूरा त्रिपिटक आता था, वो त्रिपिटक लेके गए। ये कौन सी ईसा पूर्व की 3री शताब्दी की बात है। और ये अपना जो त्रिपिटक है कब लिखा गया? ईसा पहली शताब्दी, वट्टगामी जो राजा था उसके काल में ये लिखा है, बरोबर। और ईसा पूर्व 50 के पहले की बात है। तो तब अपना ये जो साहित्य था, त्रिपिटक था, वो पाली भाषा में था, लेकिन लिखा गया सिहेली लिपि में लिखे गए। जैसे आजकल अपन वो मैसेज भेजते ना कि इंग्लिश में मी एतो YETO मी एतो, उसी प्रकार ये जो त्रिपिटक साहित्य है, ये त्रिपिटक साहित्य सिहेली लिपि में लिखा गया। भाषा कौन सी थी? पाली या मागधी, पुराना मागधी ना पाली भाषा, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट सिहेली था, सिहेली में लिखा गया। पहली बार सिहेली स्क्रिप्ट में पाली भाषा का जो त्रिपिटक साहित्य वो लिखा गया। और ये जो पाली, इसके बारे में काफी चर्चा की, इसको पाली भाषा क्यों कहते हैं? तो जिन्होंने बुद्ध के वचन को सुरक्षित रखा, जतन किया, उस भाषा को पाली कहते। जैसा कल चंद्रा साहब ने भी, हमारे यहाँ चंद्रा साहब, उन्होंने भी कल बताया था। तो पाली भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अभी सब लोग इसको पूरे विश्व में पाली भाषा के नाम से इस भाषा को जानते हैं। तो अभी मैं और एक बात बताऊंगा कि जैसा शिक्षा रोजगार के संदर्भ में यहां चर्चा चल रही है, तो 20वीं सदी में एक संशोधक, उसको लगता है कि मैंने बुद्ध धम्म का अध्ययन करना चाहिए, और उसने कुछ एक लेख पढ़ा था, मराठी पेपर में लेख पढ़ा था, उसको लगा कि मैंने बुद्ध धम्म के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और बुद्ध धम्म का अध्ययन करते करते उसको ये पता चली कि यदि मुझे बुद्ध धम्म का ज्ञान लेना है, बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो मुझे हिंदी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं, पाली भाषा सीखनी चाहिए। यदि मैं पाली भाषा नहीं सीखता तो मैं बुद्ध का ज्ञान जो है, सही ज्ञान जो है, मैं नहीं पा सकता, नहीं उसको मिला नहीं सकता, उसको अचीव नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात उसके मन में आए, और उस लड़के ने पाली भाषा सीखा, वो भिक्षु बना, पाली भाषा सीखा। उस लड़के का नाम बाद में मैं बताऊंगा। तो उस लड़के को, अर्थात उस भिक्षु को
श्रेय जाता है। आधुनिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में पाली भाषा चालू करने का श्रेय उस भिक्खु को जाता है जो 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में यह विषय चालू हुआ। डॉक्टर कांबे मैडम, आप पाली भाषा के लोग हैं, कि यह विषय चालू हुआ 15 अगस्त 1906 को। और पहला प्राध्यापक कौन था? उस प्राध्यापक का नाम था प्राध्यापक धम्मानंद कोसंबी, जो खुद भिक्खु भी थे। प्राध्यापक धम्मानंद कोसंबी आधुनिक काल के पहले प्राध्यापक थे। डॉक्टर सरस्वती जी पहले प्राध्यापक। और आज हम पाली भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। 100 साल पहले धम्मानंद कोसंबी ने इस देश में पाली भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। आपने मदुरई का नाम सुना होगा, मीनाक्षीपुरम मालूम होगा आपको। मीनाक्षीपुरम में क्या है? आप किस नाम से जानते हैं मीनाक्षीपुरम को? वहां टेम्पल है, बराबर, टेम्पल है। आप कभी गए वो टेम्पल देखने के लिए? आपको अच्छा लगेगा। आज जो टेम्पल, आज भी मीनाक्षीपुरम का जो टेम्पल है, उसमें जो दगड़ पत्थर लगाए गए हैं वो दीवार में, उसमें बुद्ध की मूर्तियां है। बुद्ध की मूर्तियां उल्टी यदि लगाई, वो पत्थर उल्टा लगा नहीं दिखेगा, लेकिन यदि कुछ पत्थर ऐसे हैं वो दिखाई, वहां मूर्तियां बुद्ध की मूर्ति दिखी जाती है। और एक बात, वहां विश्वविद्यालय था। नालंदा, तक्षशिला, रत्नागिरी और नागार्जुन आदि बहुत सारे बौद्ध विश्वविद्यालय थे। और बौद्ध विश्वविद्यालय में बुद्ध धर्म का अध्ययन होता था, यह भी हमें मालूम है। लेकिन पहली बार मैंने सुना वहां विश्वविद्यालय था। और किसका विश्वविद्यालय था? वो विश्वविद्यालय पाली भाषा का था। मैंने पहली बार ये सुना कि पाली भाषा का विश्वविद्यालय मदुराई मीनाक्षीपुरम में था। और वहां बहुत सारे वहां जो मंदिर बनाए गए, उस मंदिर में आज भी आपको बुद्ध मूर्तियां दिखाई देती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि दक्षिण भारत के लोग जो है वो किससे नफरत करते हैं? किससे नफरत करते हैं? दक्षिण भारत के लोग किस भाषा से नफरत करते हैं? बराबर है, मैं झूठ बोल रहा हूं? बराबर है आपका। दक्षिण भारत के लोग वो हिंदी नहीं चाहते। हिंदी को मना करते हैं। वो अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? कल तक मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं भी इसके बारे में, मेरी जानकारी भी, मैं भी अज्ञान में था, गड़बड़ था, कुछ पता नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां कुछ दिन मैं रुका, वहां अपने जो लोग हैं, अभी जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनसे बातचीत की, तब पता चला कि साउथ के लोग हिंदी से क्यों नफरत करते हैं। उसका कारण मुझे पता चला कि इन लोगों ने हमारी जो पुरानी भाषा थी, हमारी पुरानी पाली भाषा को नष्ट किया। आज भी ये मान्यता वहां के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे ये पता चला। और वहां पाली विश्वविद्यालय था, मदुराई में पाली विश्वविद्यालय था। बौद्ध विश्वविद्यालय सभी तरफ थे, लेकिन भाषा के लिए, भाषा का ये करने के लिए वहीं से अपने 527 में कौन गए थे? चाइना में गए थे वो, क्या
नहीं नहीं, यहां से बोधि धम्म, यस करेक्ट, वेरी गुड। बोधि धम्म जो गए थे उसी मदुराई से चाइना गए थे, मतलब मुझे लगता है कि ईसा 527 की बात है, वो चाइना गए थे और वहां से उन्होंने फिर बुद्ध धर्म का काफी प्रचार किया। तो वहां पाली का विश्वविद्यालय था और इन लोगों को पता, दक्षिण भारत के लोगों को मालूम है कि हमारी भाषा नष्ट करने काम ये उत्तर वाले जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने किया और इसलिए उनका विरोध करते, भाषा का विरोध करते हैं। उनको मालूम, उन्होंने भाषा के माध्यम से हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति भी नष्ट की, ख्याल में रखिए। और इसलिए वो अपनी भाषा को महत्व देते हैं और इसलिए ये बात यहां महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से दक्षिण भारत के लोग ये करते, क्योंकि वो पाली भाषा का जो ये है, वो पाली भाषा को इन लोगों ने नष्ट किया। और पाली भाषा जो नष्ट नहीं, आपको पता होगा कि ईस्वी सन पहले शतक में कनिष्क के काल में जो बौद्ध साहित्य सामने आया, बौद्ध साहित्य लिखा गया, अश्वघोष ने लिखा, सुंदरानंद प्रकरण, बुद्ध चरित आदि जो ग्रंथ लिखे वो कौन सी भाषा में है? ये जो पहली शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे गए, अश्वघोष ने जो ग्रंथ लिखे, कौन सी भाषा में है? बुद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ, महायान के जो ग्रंथ है, कौन से भाषा में लिखे गए हैं? वो संस्कृत है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य बड़े पैमाने में है। तो ये जो बौद्ध साहित्य है, क्योंकि इस भाषा पर, जो पाली भाषा पर, यानी पाली भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत यानी परिवर्तन, यानी बहुत फर्क नहीं है। एक और बात बताऊं कि कल बताएगा, मैं उसका वो फिर से नहीं बताऊंगा कि बुद्ध के काल में भी यही सवाल पूछा गया था कि आप छंदस में, संस्कृत में नहीं, छंदस भाषा में क्यों आपका अपना उपदेश लोगों को देते हैं? छंदस भाषा में, संस्कृत में नहीं। बुद्ध के काल में संस्कृत नाम का शब्द ही नहीं था। ये देखिए, हम अभ्यासक हैं, मुझे क्या लगता, आपको क्या लगता है, बात नहीं, क्या वास्तविकता है, क्या संशोधन है, क्या बुद्धिवादी जो विचार है, जो हमें सही है, जो सबूत के आधार पर। तो बुद्ध के काल में संस्कृत नाम का शब्द नहीं था। जो वेद लिखे गए थे, ये वेद छंदस में थे और इसलिए इसमें जब त्रिपिटक में जो उल्लेख आता है वो संस्कृत नहीं, छंदस भाषा को उल्लेख आता है। तो ये भाषा जो है संस्कृत पुरानी नहीं है। इस पर जो दो व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। एक, यस करेक्ट, मोगलाइन और इसका अपना महाकच्चा उनका, और दूसरा पाणिनि का। पाणिनि इधर के थे, पाणिनि ये नाम सही नहीं, वो अब्दुल हुसैन कुछ उसका पहला नाम था, वो यहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे। क्योंकि अफगानिस्तान तक जो उस वक्त की जो भाषा थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो पाली लैंग्वेज थी। आज यदि आप इधर गए, पाकिस्तान में गए, तो आपको भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में भाषा आप गए तो आपको भाषा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इधर साउथ में जाते तो आपको भाषा का प्रॉब्लम है, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी। बाद में उसका ही जो कालांतर में उसमें जो बदल हुआ वो आज की हिंदी है। आज की हिंदी लिपि, उसका जो आप यदि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां का म्यूजियम देखते हैं, पाली भाषा में जो होगा और बाद में कालांतर में उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और 2021 में वो किस प्रकार का है, तो आपको पता चलेगा। आज की जो लिपि है, हिंदी लिपि, ये देवनागरी नहीं है। देव बाद में शब्द लगाया, देव जैसा धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि लगाया, वैसा देव नहीं। नगर के लोगों ने जो लिपि को विकास किया, वो नागरी। तो देव का शब्द ही नहीं, लेकिन देव जानबूझ कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा मेरा, आप इस पर खंडन भी कर सकते हैं या उस पर सबूत दे सकते हैं। मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा हाइपोथेसिस यानी मैं ऐसा, आप मेरी मान्यता है कि आज की
जो हिंदी है, हिंदी पुरानी जो अपनी पाली भाषा थी उसमें ही परिवर्तन होकर आज की हिंदी है, क्योंकि मागधी अर्थात पाली भाषा जिस बिहार प्रांत में बोली जाती है, उत्तर बिहार, वहां भी यदि आप गए तो आज वहां हिंदी है, और हिंदी में यानी उसमें परिवर्तन का आज की हिंदी है। ऐसी मेरी मान्यता है, या ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है। ये संशोधन के लिए आपके सामने अम, अम, में आपके सामने है, और इस पर संशोधन भी कर सकते हैं। यदि ये हाइपोथेसिस आप झूठ भी, यदि आपके सबूतों के आधार पर झूठ भी कर यानी इसको बता सकते हैं ये सही नहीं है, तो इस प्रकार आपको पता चलेगा। और मैं इनके बारे में बता रहा था, धम्मानंद कौसुम्बी जी ने जो काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 15 अगस्त 1906 को नेशनल कॉलेज में पाली भाषा शुरू की। उसके पहले वो प्रोफेसर बने, और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली भाषा का शुरू किया, और उसके भी वो प्रोफेसर बने। तो क्या हुआ, उनको उनका पगार बाद में बढ़ा, लेकिन उनकी मुलाकात कलकत्ता में एक महाराजा से होती है। ख्याल में रखो, पाली भाषा के अध्ययन के संदर्भ में आज तक तो उनकी मुलाकात एक महाराजा से होते। तो महाराजा कहते उनको कि आप यदि आपको यह है समय है तो आप मेरे राज्य में आइए। तो इस बात को 1 साल हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन वो महाराजा का खत धम्मानंद कौसुम्बी को आता है, और वो खत पाकर उनको लगता है कि मैंने उस महाराजा को मिलना चाहिए, इसलिए उस महाराजा को मिलते हैं। और महाराजा को मिलकर कहते कि मैं आपको नहीं मिल सका, मैं कुछ व्यस्त था। तो बोलते कि आप बुद्ध धर्म के संदर्भ में मेरे राज्य में प्रचार कीजिए। वो महाराजा कहता है। तो वो कहते कि मैं जरूर प्रचार करूंगा, लेकिन मैं एक जगह नहीं रहूंगा। तो पूछते कि क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म के संदर्भ में किताबें प्रकाशित होनी चाहिए, और इसके साथ साथ पाली भाषा का अध्ययन आपके राज्य के स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव धम्मानंद कौसुम्बी उस महाराजा को देते हैं। वो महाराजा बहुत प्रभावित होते हैं, और अपने बगीचे में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, और उसके साथ साथ वो एक सोसाइटी स्थापन करते हैं जिसके द्वारा बुद्ध धम्म और पाली भाषा जो लिटरेचर है उसका प्रकाशन। ये बात 1907-8 की बात है, और आपको मालूम है उस महाराजा का नाम है सयाजीराव गायकवाड़। बहुत सही है, सयाजीराव गायकवाड़। और उनके द्वारा उन्होंने जो किताब, और उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ लोगों को पाली भाषा का अध्ययन करने के लिए वहां बुलाया। पहले तो धम्मानंद कौसुम्बी को कहा कि नहीं, आपको नौकरी छोड़ दीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, आप बड़ौदा आइए। तो वहां बड़ौदा गए। बाद में उनको अमेरिका जाना था, विशुद्धिगम्मम जो ग्रंथ उसके संदर्भ में, विशुद्धिमग्ग उस ग्रंथ के संदर्भ उनको अमेरिका में जाना था, और इसलिए उन्होंने कुछ पाली भाषा को पढ़ाने वाले कुछ शिष्य तैयार किए, और इस शिष्यों को वहां भेजा। और इतना ही नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पाली भाषा का अध्ययन शुरू हुआ वो धम्मानंद कौसुम्बी के कारण शुरू हुआ। यह श्रेय उनको जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने किताबों का प्रकाशन शुरू हुआ बड़ौदा से। उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कुछ लोगों को ये बताया कि आप ऐसा करो, इस पर बुद्ध धर्म के बारे में किताब लिखो, मराठी में लिखो। और मराठी में एक किताब लिखा गया, बुद्ध चरित। उनका नाम है, उसके लेखक का नाम है अर्जुन कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी। अर्जुन कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी ने किताब लिखी, किसके कहने पर? सयाजीराव गायकवाड़ जी के कहने पर किताब लिखी। और वो किताब जब भीमराव अंबेडकर 10वीं पास होते हैं, उनका सत्कार होता है, उस वक्त वो उनको भेंट देते हैं।
और भीमराव वो किताब पढ़ता है, उस किताब पर प्रभाव होता है, और वही भीमराव अम्बेडकर बुद्ध धम्म ग्रहण करने के पहले क्या करते हैं? बुद्ध धम्म ग्रहण करने के पहले 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस दीक्षा पर बुद्ध धम्म स्वीकार किया। उसके पहले बाबा साहब को बुद्ध धम्म को जानना था, और बाबा साहब को मालूम था बुद्ध धम्म को यदि मुझे जानना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पाली सीखना होगा। ख्याल मेरे को बाबा साहब के संबंध में मैं बाबा साहब को बुद्ध धम्म का अध्ययन करना था, और बाबा साहब को बुद्ध धम्म का अध्ययन करने के लिए उनको ये महसूस हुआ यदि मुझे सही मायने में यदि बुद्ध धम्म का अध्ययन करना है तो मुझे पाली भाषा सीखनी चाहिए। बाबा साहब ने पाली भाषा सीखी, और इतना ही नहीं, वही नहीं रुके वो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाली ग्रामर लिखा। बाबा साहब ने पाली ग्रामर लिखा, वही नहीं रुके। बाबा साहब ने पाली डिक्शनरी लिखी, और 4 भाषा में। पाली जो शब्दकोश है, पाली के शब्द इंग्लिश, मराठी, हिंदी और गुजराती, 4 भाषा में बाबा साहब ने शब्दकोश तैयार किया। 700 पेज का शब्दकोश जो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस के 16वां खंड के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो शब्दकोश बाबा साहब ने कहां से प्रकाश मिला? धर्मानंद कोसंबी शुरू हुआ। धर्मानंद कोसंबी ने वो पाली भाषा वहां पढ़ाई, और बाद में सयाजी गायकवाड़ जी को पता चला, और सयाजी गायकवाड़ के द्वारा बाबा साहब ने पाली ग्रामर यानी बाबा साहब कितने व्यस्त हम सबको मालूम है। बाबा साहब का हर समय बहुत कीमतीवान था, और ऐसे समय में उनको समय नहीं था, ऐसे वक्त, और उनकी प्रकृति भी उनको साथ नहीं देती थी। ऐसी हालत में भी बाबा साहब ने 700 पेज का पाली डिक्शनरी और पाली ग्रामर लिखा, क्योंकि बाबा साहब को मालूम है कि इन्होंने पाली बुद्ध धर्म के संदर्भ में बहुत सारी गलत यानी झूठी बातें लिखी गई है। यदि सही हमें समझना है, सही साहित्य, यदि सही बुद्ध धर्म को ज्ञान यदि हमें लेना है, ज्ञान यानी प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पाली सीखनी चाहिए। बाबा साहब ने पाली सीखी, पाली भाषा में ग्रामर लिखा, और पाली का ग्रामर लिखा, और पाली का शब्दकोश तैयार किया 4 भाषाओं में, ताकि केवल मराठी नहीं, हिंदी वाले, गुजराती और अंग्रेजी लोग भी पाली सीख सकेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाली भाषा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक जमाने की वो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, और आज कल से जो चर्चा हो रही है, प्रफुल्ल गढ़पाल जी, राजेश चंद्र जी और आप लोगों की जो चर्चा हुई, उससे पता चला कि आज ये जो बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, पूरे केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या यूरोपियन जो देश हैं, उनमें बुद्ध धर्म के बारे में, अध्ययन के बारे में काफी दिलचस्पी बढ़ी है, और वो लोग बुद्ध धर्म जानना चाहते हैं, और उसके साथ साथ पाली भाषा को भी, पाली भाषा का महत्व बढ़ रहा है। और इसलिए आज का जो विषय शिक्षा एवं रोजगार, तो यहां शुरू में प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने अपना संक्षिप्त में अपने विचार रखे। तो यहां और एक शिक्षा और एक पर्यटन महत्वपूर्ण, पर्यटन और शिक्षा और पर्यटन, ये 2 क्षेत्र में रोजगार की, पाली भाषा की संभावना बहुत बड़ी बहुत है, और ये संभावना बढ़ सकती है। क्यों? अभी शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जैसा कि मुझे लगता है कि हमारे अशोक सरस्वती जी और अपने घनश्याम धाबड़े सर पाली भाषा की परीक्षाएं लेते हैं, बराबर है सर? पाली भाषा की परीक्षा लेते हैं, और उनको कुछ किताबें और वो उनको क्लासेस, अभी जो पाली भाषा की जो ये होती है परीक्षा होती है, यदि उनको क्लासेस लगाना है, तो हमारे लिए जो ट्रेनर
पाली भाषा में लोग अभी चुने कुछ ही संख्या में पाली भाषा के ट्रेनर लोग हैं। तो पाली भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें इन लोगों को क्लासेस शुरू करना पड़ेगा। हमें तो शुरू में खुद के क्लासेस शुरू करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ शाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी इस भाषा को, जैसा कि जब डिमांड बढ़ती है, जब तक लड़का चिल्लाता नहीं तब तक माँ उसको नजदीक नहीं लेती। तो ये जो भाषा है, भाषा का महत्व बढ़ना चाहिए कि हाँ यस, हम बुद्धिस्ट लोग हैं और हम पाली जानते हैं। हम क्योंकि इस संदर्भ में बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म में एक बहुत सटीक बात लिखी। कौन सी बात लिखी? कि बाबा साहब ये कहते हैं पाली भाषा में और त्रिपिटक में जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, उन्होंने कि कई लोगों ने ये किया कि नहीं, पाली भाषा में कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे ऐसी बातें हैं जो बुद्ध धर्म में नहीं है। तो बाबा साहब ने एक मेजरमेंट दिया, एक सूत्र दिया। वो सूत्र ये दिया कि जो बात बुद्धिवादी नहीं है, विवेकवादी नहीं है, वो बात बुद्ध कभी कह ही नहीं सकते। ये सूत्र बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने हम लोग को दिया। यदि हमें त्रिपिटक का अध्ययन करना है, बुद्ध धर्म का अध्ययन करना है, तो हमें ये बात ख्याल में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो शब्द है, शब्द का अर्थ बदल जाता है, कुछ साल के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो अभी ये 2500 साल पुरानी भाषा, तो इसको जानने के लिए उसका व्याकरण महत्वपूर्ण है। पाली भाषा सीखने के लिए उसका पाली भाषा सीखना है, उसका व्याकरण और उसके शब्द कैसे बदलते हैं, वो शब्द को भी ख्याल में रखना आवश्यक है। शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अभी तक जैसा कि अपने यहाँ का पहला शिलालेख, लुम्बिनी का पहला शिलालेख किसने पढ़ा? आपको मालूम होगा, किसने पढ़ा? प्रिंसेस, बराबर सही है। उसके पहले शिलालेख में जो भी कुछ लिखा था हमें पता ही नहीं था, वो अक्षर हमारे पता ही नहीं थे क्या लिखा है। उन्होंने संशोधन किया और पाली भाषा का जो महत्व है वो महत्व सामने आया कि पाली भाषा जो है वो ये तो ज्ञान का भंडार है। जैसा कि कहा जाता है कि संस्कृत भाषा ज्ञान का भंडार है, ये गलत है। सही है कि पाली भाषा ये ज्ञान का भंडार है। कैसे वही शब्द कैसे संस्कृत भाषा के लिए लागू किए गए, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। और इसलिए जब हम पाली भाषा के संदर्भ सोचते हैं तो मुझे एक बात बताइए, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके क्या होते हैं? मुस्लिम बस्तियों में क्या होता है? यस करेक्ट, मदरसा होता है। बरोबर, मदरसा। और मदरसा में क्या करते हैं? उनको उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी और फारसी भाषा पढ़ाते हैं, ना उसको ग्रैंड न कुछ है। तो ये मदरसा वो लोग करते, अपने पैसे पर करते हैं। तो इस प्रकार के स्कूल इस प्रकार के पाली भाषा सीखने के लिए हमें ऐसे स्कूल हर बस्ती में, हर बौद्ध विहार में हमें शुरू करना चाहिए। या उस संदर्भ में हमें सोचना चाहिए। पाली भाषा का जो महत्व है, शिक्षा, पर्यटन, इस क्षेत्र में हमें रोजगार प्राप्त करना है, रोजगार लोगों को देना है, उसको एक उपयोगी भाषा बनाना है। यह हमारे ऊपर है, यह हमारे ऊपर है। इट डिपेंड ऑन अस कि हम पाली भाषा को कहां तक पाली भाषा का जो महत्व है बढ़ाना चाहते हैं, पाली भाषा को महत्व प्राप्त करा के दे सकते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड है। और इसलिए अभी जैसा कि अपने जो रीस डेविड जो है, उन्होंने 1881 में पॉलिटेक्स सोसाइटी की स्थापना की थी और अभी तक उनका काम चालू है। वो काम हमें करना है। कल अपनी डॉक्टर नीलिमा चौहान आई थी, वो इसके पहले लखनऊ के संस्कृत विश्वविद्यालय में
पाली की प्राध्यापिका थी। उस वक्त हम लोग वहां गए थे और वहां पाली जो साहित्य उसका अनुवाद अलग अलग भाषा में करने का काम प्रोजेक्ट चालू था। तो उस वक्त ऐसा पता चला कि पाली भाषा का जो पाली भाषा, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद हिंदी, इसके बाद अंग्रेजी, तो हमें पता चला कि बहुत सारे जो शब्द हैं जो पाली भाषा में वही संस्कृत में है। सिर्फ कुछ शब्दों के लिए उन्होंने ग्रामर बदला। खेड्यातली आजी आपल्या पोराचं नाव म्हणजे आपल्या नातवाचं नाव जर अशोक असेल तर ती काय म्हणते? अशोक, अशोक म्हणते. एखाद्या बाईचं नाव कौशल्य असेल ती म्हणते कौशल्या. और हम बोलते अरे ये ग्राम, ये इनको ये क्या बोलेंगे उसको, इनको गावठी है. ये गलत है, वो गावठी नहीं है, वो सही पाली शब्द है. पाली शब्द है, क्योंकि स शब्द पाली हमारे बोली में कभी श शब्द नहीं था, स था. बुद्धं शरणं गच्छामि, कुशलस्य उपसंपदा. कुशलस्य, कुश नहीं बोलते, कुशलस्य उपसंपदा. कुछ शब्द को उन्होंने पलटकर उन्होंने अपना ग्रामर लगा के वही बात संस्कृत के रूप में रखी और कहा कि हमारी भाषा ज्ञान भंडार, भाषा ज्ञान की भाषा है वगैरह वगैरह. कहा तो इस बातें ये हमें पता चलता है कब, जब हम इस बारे में सही तरीके से सही ढंग से अध्ययन करते हैं, बुद्धिवादी दृष्टिकोण देखते हैं, तब ये होता है. और इसलिए मदरसा हमें हर बस्ती में हमारे खुद के जो स्कूल चालू करना चाहिए कि पाली भाषा के केंद्र हमें चालू करना चाहिए. इस प्रकार के एक काम यहाँ जो अजंता के बाजू में अपने एक भंते जी है जिनका नाम मुझे अभी उपगुप्त भंते जी है, कि उन्होंने वो अभी मैं उधर तरफ गया था परभनी और पूर्णा में, तो उनसे मुलाकात, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पाली भाषा का विश्वविद्यालय बनाना चाहिए. उसके लिए उन्होंने कुछ 100 एकड़ जमीन भी ली है, उस पर उनका काम चालू है. तो ये जो है अवसर जो है गवर्नमेंट पर या शासन पर तो बाद में निर्भर रहने के पहले हमें ये शुरू करना पड़ेगा. ये हमारी जरूरत है, सरकार की नहीं है. जब ये इसकी हम ये शुरू करेंगे तभी सही मायने में इसका महत्व, पाली भाषा का महत्व बढ़ेगा और शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्र में जो रोजगार है वो रोजगार हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और लोगों को भी ये प्राप्त रोजगार मिलेगा. भाषा, देखिए भाषा, कुछ लोग भाषा सीखते हैं वो नौकरी की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग भाषा को ज्ञान की दृष्टि की एकेडमिक दृष्टि देखते हैं. लोग जो कोई ज्ञान लेता है तो दो दृष्टि लेता है. कुछ लोग ऐसे जो एकेडमिक नॉलेज के लिए वो पढ़ता है और दूसरा रोजगार के लिए. तो रोजगार भी इस पाली भाषा में उपलब्ध हो सकता है. उस दृष्टि से हम सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए.